हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जियोलॉजी। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ने से पहले जो है आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज ये टॉपिक आपको समझ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आज सजेस्ट कि पहले वो वीडियो आप जाकर के देखिए, उसके बाद जो है हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को हम 3 स्टेप में डिस्कस करने वाले हैं। पहला आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? सिंपली हम बोल सकते हैं फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। ठीक है, जब भी फिल्ट्रेशन होता है प्रेशर के अंडर तो वो क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो सिंपली से बोला जा सकता है कि फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इट इज़ अ पेसिव प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरीके का एटीपी यूज़ नहीं होगा, ये पेसिव प्रोसेस होगा। थर्ड पॉइंट आता है टेक प्लेस इन मालफिजियन बॉडी। अब बात करते हैं मालफिजियन बॉडी क्या है। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। मालफिजियन बॉडी क्या है, वापस से रिपीट कर देते हैं। ये जो आपको कैपिलरीज का यहाँ पे टफ्ट दिख रहा है, कैपिलरीज का जो गुच्छा दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये है ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्या बोला गया है इसको? ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल, यानी कि जो ये वुमेन कैप्सूल है इसकी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस। टुगेदर इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? मालफिजियन बॉडी। कहीं कहीं बुक में इसको मालफिजियन कार्पसल्स भी दे रखा है, रेनल कार्पसल्स भी दे रखा है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। ये क्या है? ग्लोमेरुलस। इसकी कैविटी, ये कौन सी किसकी कैविटी में प्रेजेंट है? वुमेन कैप्सूल की कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन कैप्सूल को हम क्या बोलते हैं? मालफिजियन बॉडी। ठीक है, कहाँ होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? मालफिजियन बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये प्रेशर जो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, ये होगा मालफिजियन बॉडी के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी, ये जो ब्लड आता है ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो किससे आ रहा है? एफरेंट आर्टियोल से आ रहा है। एफरेंट आर्टियोल जो है इसका जो डायमीटर है ये हमेशा ज़्यादा रहेगा किसके कंपैरिजन से? यानी कि जो ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर वो आ रहा है एफरेंट आर्टियोल से और जाएगा किसके थ्रू? इफरेंट आर्टियोल से। तो जो एफरेंट आर्टियोल है इसका डायमीटर जो है हमेशा ज़्यादा रहेगा इफरेंट आर्टियोल से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा है तो ज़्यादा ब्लड इसके अंदर आएगा, और जितना आ रहा है उतना जा नहीं पाएगा। ज़्यादा ब्लड आएगा इसका मतलब यहाँ पे किसी तरीके का कोई प्रेशर जो है एग्जर्ट होगा ग्लोमेरुलस पे, उसी की वजह से क्या होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। इस प्रेशर की वजह से क्या होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अगर दोनों का डायमीटर सेम रहा तो क्या होगा? जितना ब्लड आ रहा है उतना ही चला जाएगा, तो यहाँ पे किसी भी तरीके को प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा। डायमीटर में डिफरेंस है, इसका मतलब ज़्यादा ब्लड आएगा उतना नहीं जा पाएगा और यहाँ पे प्रेशर मेंटेन होगा। ये जो प्रेशर है जिसकी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या बोला गया है? इन शॉर्ट इसे बोला जाता है GHP, यानी कि सॉरी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, यानी कि जो ब्लड आ रहा है एफरेंट आर्टियोल से, इसकी वजह से क्या होगा? एक प्रेशर एक्सर्ट होगा ग्लोमेरुलस के ऊपर, जिस प्रेशर को हम बोलते हैं GHP, यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, इस प्रेशर की वजह से ही जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो होने वाला है। ठीक है, अब ये प्रेशर कितना होगा? 55 mmHg। ठीक है, कितना होगा? 55 mmHg। ओके, अब हम बात करते हैं COP, कोप जिसे बोला जाता है। कहीं कहीं बुक में इसको बी कोप भी दिया रहता है, कहीं कहीं बुक में इसको OP भी दिया रहता है, खाली ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर बी कोप यानी कि ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें कंफ्यूज करने वाली बात नहीं। अब ये क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन ऑन ग्लोमेरुलस टू रेजिस्ट फिल्ट्रेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो एफरेंट आर्टियोल से जो ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर, उस ब्लड में सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो बॉडी से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारा ऐसा वेस्ट भी इसके अंदर है, दोनों ही चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे जो ब्लड यहाँ पे वुमेन कैप्सूल जो है उसके अंदर
क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें फिल्टर होकर आएंगी। ये जो आप कैविटी दिख रहे हो ये क्या है, ये है कैप्सुलर स्पेस। वुमेन कैप्सूल में ये जो दिख रहे हो या इसको बोला जाता है कैप्सुलर स्पेस। यानी ये जो कैप्सुलर स्पेस है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो इसमें क्या आता है, फिल्ट्रेट की अगर हम बात करें तो फिल्ट्रेट क्या है, तो इसमें सारा कुछ आएगा। ब्लड माइनस आप बोल सकते हो सिंपली। अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ करके इसके अंदर जो भी कुछ है वो आ जाता है, जिसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्लाज्मा प्रोटीन नहीं आ पाता है क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो बड़ा होता है, तो वो नहीं आ पाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। प्रेशर कैसे एक्सर्ट करेगा, उसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो यहाँ पे जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, कि जो ज़्यादा है फिल्ट्रेशन नहीं हो पाए, यानी फिल्ट्रेशन को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन। अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ग्लोमेरुलस के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, फिल्ट्रेशन ज़्यादा नहीं हो पाएगा, एक तरीके से फिल्ट्रेशन को रजिस्ट करेगा। ठीक है, ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, 30 mmHg सॉरी। ठीक है, तो GHP कितना था, 55 mmHg। ठीक है, और ये जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 30 mmHg। अब बात करते हैं CHP यानी कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा, और ये क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फिल्ट्रेट ऑन द ग्लोमेरुलस थ्रू रेजिस्ट फिल्ट्रेशन। अब ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है फिल्ट्रेट आ चुका है किसके अंदर, वुमेन कैप्सूल, यानी कि कैप्सुलर स्पेस जो है इसके अंदर फिल्ट्रेट आ चुका है। अब ये जो फिल्ट्रेट आया है ये भी प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट करेगा, किसके ऊपर, ग्लोमेरुलस के ऊपर। ठीक है, यानी कि ये भी जो है फिल्ट्रेशन को रजिस्ट करेगा। ठीक है, और फिल्ट्रेशन ये नहीं होने देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि वो प्रेशर जो कि फिल्ट्रेट एक्सर्ट कर रहा है ग्लोमेरुलस के ऊपर और रजिस्ट कर रहा है फिल्ट्रेशन को। ठीक है, जो कि कितना है, 15 mmHg। ठीक है, ओके, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं EFP की। EFP क्या है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर एक्चुअली में क्या है। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज द टोटल प्रेशर दैट प्रोमोट फिल्ट्रेशन, यानी कि जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होना है वो प्रेशर यहाँ पे मेंटेन होने की जरूरत तो है। ठीक है, इतने प्रेशर लग रहे हैं इसके बाद भी फिल्ट्रेट तो बनेगा। ठीक है, वो कितना होता है उसका फाइंड आउट करते हैं हम, GHP माइनस को प्लस CHP। ठीक है, GHP कितना था, 55 mmHg, और कोप यहाँ पे 30 mmHg, और CHP कितना है यहाँ पे, 15 mmHg। GHP क्या था, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कोप क्या है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। CHP यानी कि कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि 15 mmHg है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 10 mmHg जो है हमारा प्रेशर आता है, जो कि होता है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है, ये क्या है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रोसेस प्रेशर। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं GFR की। ये GFR क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट सॉरी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, जो कि कितना है, 120 ml पर मिनट। ठीक है, इतना जो है फिल्ट्रेट होगा, यानी कि पूरे दिन के अंदर जो है ब्लड कितना आ रहा है और उसमें से कितना जो है फिल्ट्रेट बना है, तो 650 ml ब्लड जो है पर मिनट आता है, पर मिनट की बात हो रही है। ठीक है, 650 ml ब्लड जो है पर मिनट आता है, उसमें से जो है 120 ml जो है पर मिनट जो है फिल्ट्रेट, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट इतनी होती है, इतना फिल्ट्रेट बनता है। ठीक है, अगर हम पूरे दिन की बात करें कि पूरे दिन में जो है कितना फिल्ट्रेट होता है, बनता है, तो 180 लीटर पर डे। ठीक है, पर डे इतना, पर मिनट कितना है, 120 ml पर मिनट एंड 180 लीटर पर डे। तो आई होप तीनों ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। GHP यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि कितना है, 55 mmHg। CHP की बात करें, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। COP यानी कि ब्लड या B से बोला जाता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इन तीनों ही चीज़ों से हम जो है निकाल सकते हैं EFP यानी कि इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है,
जो कि कितना है 10 mmHg। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी आपको। अब बात करते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो नाम से आप समझ सकते हो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यानी कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को रीअब्जॉर्ब यहाँ पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फिल्ट्रेट आया है ना यहाँ पे, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बॉडी को ज़रूरत है। ठीक है, अगर वो सारी यूरिन के थ्रू बाहर निकल गई, इट मीन्स बॉडी के अंदर बहुत सारी कमियां आ जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज भी है, अमीनो एसिड भी है, बहुत सारे आयंस भी हैं, वाटर भी है। तो अगर बहुत सारा वाटर निकल गया बॉडी से तो डिहाइड्रेशन होने की चांसेस हैं। ठीक है, और इसके वजह से जो है बहुत ज़्यादा अगर वाटर बाहर निकल गया तो डेथ भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करने की जो है ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वहीं पे ये प्रोसेस हो रहा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा? ये स्टार्ट होगा पीसीटी। ठीक है, पीसीटी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसको क्या बोला जाता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक है, तो पीसीटी से ये जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये स्टार्ट होने वाला है। देन लूप ऑफ हेनली एंड देन डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक है, उसके बाद ये कलेक्टिव डक्ट है, जहाँ पे हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरी ही यहाँ पे जो है दो तरीके के प्रोसेस होंगे, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। अब आप यहाँ पे समझ सकते हो, जहाँ पे एक्टिव यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ग्रेडियंट की अगेंस्ट यहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब बात करते हैं कि एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो हम बात करते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, विटामिन सी। ये सब जो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, ये कैसा रीअब्जॉर्प्शन है? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो पैसिव एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? वाटर हो रहा है, यूरिया हो रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यूरिया तो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये तो बॉडी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, तो ये एब्जॉर्ब कैसे हो गया? ठीक है, तो ये गलती से एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे, ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो यूरिया है इसका मोलिकुलर जो साइज़ है वो बहुत ही कम होता है। ऑल्दो बाद में इसको जो है एज अ वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जाएगा, लेकिन अभी जो है ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं लूप ऑफ हेनली की। जो लूप ऑफ हेनली है इसमें दो लिम्ब प्रेजेंट होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। नीचे की तरफ जो आ रहा है वो क्या है? डिसेंडिंग। ऊपर की तरफ जो जा रहा है असेंडिंग। ठीक है, तो डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है ये परमेबल होता है वाटर के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वाटर जो है अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने बात की थी कि ये एकदम उल्टा होता है, दोनों ही एकदम अपोजिट फंक्शन कर रहे हैं। ये परमेबल होता है वाटर के लिए, ये परमेबल है सोल्ट के लिए, और परमेबल होगा वाटर के लिए। ठीक है, ये इम्परमेबल है सोल्ट के लिए। तो यहाँ पे तो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यहाँ पे सोल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर निकल गया, इट मीन्स कंसनट्रेशन नीचे जैसे जैसे अपन आएंगे वैसे वैसे कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वाटर यहाँ पे निकल जा रहा है, एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है उसको, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गई। अब बात करते हैं असेंडिंग लिम्ब की। तो ये क्या है? परमेबल है, किसके लिए? सोल्ट के लिए। इट मीन्स यहाँ पे सोल्ट का एब्जॉर्प्शन हो गया है, और वाटर यहाँ पे ये जो वाटर के लिए परमेबल नहीं है, तो वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, सोल्ट निकल गया है, तो यहाँ पे तो क्या हुआ? कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है जैसे जैसे नीचे आएंगे, और यहाँ पे वापस से वो डाइल्यूट हो गया क्योंकि यहाँ पे सोल्ट निकल गया। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनली एक तरीके से जो है बैलेंस बना के रखता है। अच्छा, यहाँ पे भी जो है एक्टिव पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे जो सोडियम होगा, सोडियम आयन, वो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा उसका। और हम बात करें क्लोरीन आयन की और पोटेशियम आयन की, तो ये क्या है? ये पैसिव रीअब्जॉर्प्शन इनका होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीसीटी। डीसीटी के बारे में हमने ये बोला था कि कंडीशनल होता है। ठीक है, कंडीशनल इन द सेंस, ठीक है, क्या यहाँ एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि इसको जो है रीअब्जॉर्प्शन करना ही करना है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन है, ये डिपेंड करता है एडीएच हार्मोन के ऊपर। ठीक है, उसी तरीके से सोडियम आयन का भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है,
और ये कैसा है, ऑब्लिगेटेड ये बुक में भी आपने दिया रहता है कि ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। तो ये जो है ये ऑब्लिगेट रीअब्जॉर्प्शन है और ये फैकल्टेटिव है, ये कंडीशनल होगा, ठीक है, डिपेंड करेगा रीअब्जॉर्प्शन होना है कि नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्टिव और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, जैसे कि वाटर का जो होगा ये पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, और सोडियम आयन का यहाँ पे जो अब्जॉर्प्शन होगा ये एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। जितना भी जो वेस्ट मटेरियल है फाइनली वो कहाँ आ जाता है, कलेक्टिव डक्ट के अंदर, और जो यहाँ पे जो है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, ठीक है। फाइनली जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन की। ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है वो एक्चुअली में किस तरीके से होता है वो हम डिस्कस करते हैं। कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि ये रीअब्जॉर्प्शन इतना सारा हो जाता है, जैसे वाटर अब्जॉर्ब हो गया है, यहाँ पे आयन्स अब्जॉर्ब हो गए हैं, विटामिन्स, अमीनो एसिड, ये सब अब्जॉर्ब तो हो गया है, लेकिन ये अब्जॉर्ब होकर गया कहाँ है, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है, नेफ्रॉन के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, ये इस तरीके से यहाँ पे जो है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये ऐसे भी आप बना सकते हो, ये कैपिलरी इस तरीके से प्रेजेंट रहेगी इसके चारों तरफ। अब जितना भी अब्जॉर्प्शन या हम बोले रीअब्जॉर्प्शन हुआ है, ये आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हुआ है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ठीक है, वाटर, ये सब कहाँ चलाएगा, ये एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पे, इसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर, ठीक है। अब हमने बात करी थी ट्यूबुलर सिक्रेशन की कि ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे यूरिया हमने डिस्कस किया था, ठीक है। यूरिया तो एक तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो इसको तो बॉडी से बाहर जाने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एब्जॉर्ब हो गया था, रीअब्जॉर्ब हो गया था, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ट्यूबुलर सिक्रेशन यहाँ पे होता है कि ये जो यूरिया है देन ये इसको वापस से सिक्रीट कर देती है, ठीक है, और ये क्या चला जाता है, वापस से बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जितना भी वो मटेरियल जो निकला है जिसको बॉडी की ज़रूरत है, जैसे कि बहुत सारे आयंस हो गए, अमीनो एसिड, ठीक है, ग्लूकोज, वाइटामिन्स, ये वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, वापस से ब्लड के अंदर ये मिल जाते हैं। और जितना भी वेस्ट बाहर निकला है, बहुत सारे हार्मफुल पिगमेंट्स भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, यूरिक एसिड जो भी प्रेजेंट है वो सब बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो फाइनली जो है यूरिन यहाँ से सिक्रीट हो जाता है, ठीक है। और ये जो यूरिन होता है ये हाइपोटोनिक डिपेंड करता है, अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर इंटेक कर रहे हो तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि जो पीएच होगा वो किस तरीके का होगा, ठीक है। तो आई होप जो मैकेनिज्म है यूरिन फॉर्मेशन का वो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो हम एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में बेसिकली 3 चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, यूरिन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन के बारे में। अल्ट्राफिल्ट्रेशन यानी कि वो फिल्ट्रेशन जो कि अंडर प्रेशर होता है, ये जो प्रोसेस है माल्फिजन बॉडी के अंदर होता है। माल्फिजन बॉडी यानी कि ग्लोमेरुलस एंड वोमेंस कैप्सूल, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस होगा। इसके अंदर जो भी प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं वो हमने डिस्कस किए। फाइनली हमने कैलकुलेट किया है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि जो चीज़ें जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें वापस से जो है रीअब्जॉर्ब की जा रही हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बहुत सारे आयंस है, वाटर है, इनको रीअब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी फिल्ट्रेट नेफ्रॉन के अंदर यहाँ पे आया है ना, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ें हैं जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। ये हमने डिस्कस किया था कि जितना भी फिल्ट्रेट आता है, ठीक है, उसमें से 99% तो वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ओनली 1% ही जो है यूरिन के थ्रू बाहर आता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है। अगर ये बिना रीअब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली निकल गया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको रिक्वायरमेंट होती है जिसकी बॉडी को, वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी और हमारी बॉडी में जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। जितने भी ये एसेंशियल कंपोनेंट जो निकले हैं, ग्लूकोज, जितने भी आयंस है, वाटर है, वापस से जो है रीअब्जॉर्ब यहाँ पे हो जाते हैं, किसके थ्रू, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू, और फिर ये वापस जो है ब्लड के अंदर मिल जाते हैं। और जो भी वेस्ट था वो कलेक्टिव डक्ट में जा कर के
मिल जाते हैं और यहाँ से जो है वाटर भी यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है और ये फाइनल जो है यूरिन का सिक्रेशन हो जाता है बॉडी से बाहर, जो भी वेस्ट है वो निकल जाता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।